हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। अब तक हम लोग 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 फ्रॉम सुभाष देसर की बुक से। और आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, 4 यूनिट में अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो किया भाई, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। भाई ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इसके बारे में हमारा आज डिस्कशन रहेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग के यूनिट को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको कोई डाउट है किसी भी यूनिट में, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियोस को रेफरेंस करें, वहां से देखें, 4 यूनिट को अच्छे से कवर करें और 5वीं यूनिट पर आप ओके सर। कंटिन्यू करें, है ना। चलिए, ओके सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ यूनिट नंबर 5 के लिए। चलिए, यूनिट नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअली में आप ये पिक्चर देखकर थोड़ा अंदाजा लगा पाए कि ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअल में है क्या। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल है। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं हो सकती, वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग भी ग्रुप ऑफ पीपल है। हम एक अकेले व्यक्ति को क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, वो तो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमें ऑर्गेनाइज करना होता है, जिनको हमें एडजस्ट करना होता है, जिनको हमें मैनेज करना होता है। और इन्हीं की बदौलत हम लोग अपने बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट फंक्शन है, उसमें मैनेजमेंट के अंदर जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है उसको डील करेंगे। अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो हमने टोटल 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखे थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जिनमें पहला फंक्शन हम प्लानिंग कर चुके हैं। ये सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग को हमने बेस माना है इन सभी फंक्शंस के लिए। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है, प्लानिंग जो भी हमने की है उसमें जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जिस भी प्रकार के स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है बिजनेस के अंदर, कि बिजनेस को कैसे चलाया जाएगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिविजनल, फंक्शनल, जैसा भी स्ट्रक्चर हमें चाहिए, ये एक प्रकार से हमें उसका ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। ब्लूप्रिंट हमें प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें हम एक ब्लूप्रिंट बनाकर चलते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करके चलते हैं, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअल में है क्या। ऑर्गेनाइजिंग को कंटिन्यू करते हुए, यूनिट नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम सुभाष दे सर की बुक से, ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या समझना है। तो सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस को हम देखेंगे। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक फंक्शनल और डिविजनल कंसेप्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आफ्टर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे डेलीगेशन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, एलिमेंट्स क्या है इसके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, एंड समहाउ द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये जो कंसेप्ट हम ऊपर डिस्कस करेंगे, फंक्शनल एंड डिविजनल, इनमें भी एक डिफरेंस हम लोग देखेंगे। एज वेल एज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में से भाई कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट है, जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या किस सिचुएशन में हम कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें कंटेंट्स की, तो ये जो हमारा पार्टिकुलर पॉइंट है, यही हमारा इसके कंसेप्ट का पार्ट है। 4 पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे: 1, 2, 3 और 4। जिसमें पहला पॉइंट आपका ऑर्गेनाइजिंग के बारे में रहेगा, जिसमें आज हम लोग कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और इम्पोर्टेंस, इस पर बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। जितना मैक्सिमम हम कर पाएंगे उतना देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, concept and types of functional structure and division structure, formal and informal organization, delegation and decentralization.
और इनको पढ़ने पर हमारा जो लर्निंग आउटकम रहेगा, लर्निंग जो रिजल्ट रहेगा, इवेंट रहेंगे हमारे पास, वो यही रहेंगे कि हम समझ पाएंगे भी बेसिकली कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर एंड ए प्रोसेस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम इसमें जो प्रोसेस में स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उनको शामिल कर पाएंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में जो स्टेप शामिल किए जाते हैं उनमें हम बेसिकली आई, डी, ए और ई, ये चार स्टेप फॉलो करते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता रहा है। इसको पढ़ने में आप आइडिया पढ़िए, लेकिन आई डी ए ई स्पेलिंग इस तरीके से याद करिए ताकि आपको कंसेप्ट याद रह जाए, चार स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस याद रह जाए। हम फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, सुइटेबिलिटी चेक करेंगे, कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, appreciate the importance of delegation, understanding the concept of decentralization, explain the importance of decentralization and difference between delegation and decentralization। ये बेसिकली हमारी चर्चा का विषय रहेंगे, आज का यूनिट नंबर 5 है। लेकिन इसमें से सारी चीजें हम एक साथ डिस्कस नहीं करेंगे, इसको 5 से 7 क्लासेस या मैक्सिमम 10 क्लासेस के अंदर हम इसे कवर करेंगे। 10 क्लासेस एटलीस्ट हमारी इस पे लग जाएंगी, क्योंकि एक ये बड़ी यूनिट है और इस यूनिट की वेटेज भी करीब करीब 8 मार्क्स की रहेगी। ध्यान रखिएगा, 8 नंबर का इसमें से जो है एग्जाम में हमारा क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो 1 नंबर के, और हो सकता है क्वेश्चन 6 नंबर का, या फिर 4 4 नंबर के 2 क्वेश्चन भी हमसे इसमें से रखे जा सकते हैं, या फिर 1 1 नंबर के 2 की बजाय 3 क्वेश्चन आ जाए और एक क्वेश्चन 4 नंबर में, ऐसा हमसे पूछ ले। तो ऑन एवरेज 7 से 8 नंबर की ये वेटेज लेगा। इसमें जो पहला छोटा सा ये पॉइंट हमें दिया गया है, दैट इज ऑल अबाउट ए पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन अबाउट अ विप्रो कंपनी, तो इसको आप एक बार स्टडी करेंगे। इसमें बताया गया है कि भाई किस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने फॉलो किया, किस तरीके का उन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। हम लोग सीधा बात करेंगे अपना ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट, प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस, चैप्टर नंबर 5, यूनिट नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि एक प्रोसेस के तौर पे ऑर्गेनाइजिंग को हम जो है क्या समझते हैं। देखिए बेसिकली एक्चुअल में फंक्शन कंसेप्ट जो है वो है ऑर्गेनाइज, वर्ड जो है वो है ऑर्गेनाइज। हमने ऑर्गेनाइज को के साथ आईएनजी वर्ड जैसे ही अटैच किया तो ये एक प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया, इसको हम एक प्रोसेस बोलते हैं। जिस भी वर्ड के साथ आईएनजी लगाते हैं वो प्रोसेस बन जाता है, देयर इज नो डाउट। प्लान, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ, स्टाफिंग, तो ये प्रोसेस बन जाएंगे। तो यानी कि जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उन सब की अपनी एक प्रोसेस है, और सभी प्रोसेस हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जाम में कम से कम 2 या 3 प्रोसेस हमसे पूछी जाती है। ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इम्प्लाइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स, जितने भी ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं उन सबको ये कोऑर्डिनेट करके चलता है। असेंबल्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, एंड इंटीग्रेट्स बोथ इन ए यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है, उनको अचीव करने के लिए जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको असेंबल करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनको इंटीग्रेट करता है इस तरीके से कि हम अपने प्लान्ड ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली अचीव कर सकें, उनको अटेंड कर सकें। सो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। तो ऑर्गेनाइजिंग को अगर हम डिफाइन करें एज ए प्रोसेस तो हम क्या कहेंगे, दैट इनिशिएट implementation of plan by clarifying jobs, working relationships, effective deploying resources for attainment of identified and desired results or goals। यानी कि सबसे पहले हम इसमें जॉब को क्लैरिफाई करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वर्किंग रिलेशनशिप क्या रहेंगे, कौन सीनियर, कौन जूनियर रहेगा, कौन सुपीरियर, कौन सबऑर्डिनेट रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि उनको प्रॉपर वे में कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इंप्लॉयड कर सकते हैं। डिप्लॉइंग का मतलब कहीं कहाँ कहाँ पर उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइड
डिजायर्ड रिजल्ट्स और गोल्स, इनको अटेंड करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए, उसे ही हम ऑर्गेनाइजिंग के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर ब्रिंग्स order out of cause, removes conflicts among people over work and responsibility sharing, and creates an environment suitable for teamwork. ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि मैनेजर क्या करता है, इस तरीके से समस्याओं को, कन्फ्लिक्ट्स को, पीपल्स को, जिनको रिमूव करने की जरूरत है उनको रिमूव करता है, जिनको एडजस्ट करने की जरूरत है उनको एडजस्ट करता है, ओवर द वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी उनको अपने काम या दायित्व सौंपे हैं, शेयर किए हैं, और इस प्रकार का इन्वायरमेंट बनाता है कि उसमें एक टीम मिलकर काम कर सके। तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली इनिशिएट्स द प्लान, जितने भी प्लानिंग हम करते हैं उन सबको ये इनिशिएट्स करके चलती है। डेफिनेशन हम इसकी अगर देखें तो डेफिनेशन में थियो हेमन ने कहा है, हेमन ने कहा है कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस, कई बार डेफिनेशन के तौर पे पूछ लेता है हु स्टेटेड दिस डेफिनेशन, हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन। तो ये दो डेफिनेशन दी गई हैं, लुइस एलन एंड थियो हेमन, इन दोनों को आपने याद कर लेना है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। अगर हम इसमें बात करें कि इसको एक प्रोसेस के तौर पर देखा जाए, तो प्रोसेस के तौर पे हम इसको क्या डिफाइन करते हैं कि इसमें जितने भी एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनको हम आइडेंटिफाइड करते हैं, फिर उसके बाद उनकी ग्रुपिंग करते हैं यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, देन उसके बाद हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, एंड देयर आफ्टर हम जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एंड अथॉरिटीज इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो है IDAE, ये चार स्टेप है हमारे इस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के। सो इट इज अ सर प्रोसेस। आपकी आवाज कट गई थी बीच में। मेरी आवाज कट गई सर थी? आप, यस सर। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कहाँ से कट गई थी मुझे बताओ जरा एक बार। सर ये अभी अभी थोड़ी देर पहले से जब डेफिनेशन बता रहे थे कि जो ओके डेफिनेशन दी है। ओके, कोई बात नहीं। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स को आइडेंटिफाई करना और उनको एक डिपार्टमेंट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना कहलाता है। और साथ ही साथ जो अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं, और फिर ये डिफाइन करते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, दैट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो IDAE, ये चार जो स्टेप हैं ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के पार्ट हैं। सो हम ऑर्गेनाइजिंग, ये जो डेफिनेशन दी है ये किसने दी है बेसिकली, दैट इज थियो हेमन ने दी है। Organizing is the process of identifying and grouping of the work to be performed and defining and delegating the responsibility and authority and establishing relationship of the purpose of enabling people to work most effectively together in a accomplishing objective। ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए ये बेसिकली एक प्रोसेस के तौर पर डिफाइन की गई है, जिनमें यही चार स्टेप हम शामिल करते हैं। या थियो एमन ने इनको बताया था कि डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, और लुइस एलन कहते हैं कि आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, और उनको डिफाइन करना, डेलीगेट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अथॉरिटी देना, और उनके बीच में संबंध एस्टेब्लिश करना, ताकि वो जो भी हमने डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है उनको हम यहाँ पर अकम्प्लिश कर सके, प्राप्त कर सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा वो रहेगा दैट इज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। 6 नंबर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछ लेगा, या फिर ये केस बेस्ड क्वेश्चन बनकर हमारे सामने आएगा। और केस बेस्ड क्वेश्चन में ये जो इसके स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को आइडेंटिफाइड करने के लिए हमें ये बेसिकली कहेगा। तो स्टेप्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहेगा दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, जिसमें कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज करिए किसी पार्टिकुलर स्कूल या किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो एक तरीके के काम है उनको हम आइडेंटिफाइड करते हैं, उन काम को हम उन लोगों को बांटते हैं जो उन काम को करने के लिए तैयार है या जो उनके इंटरेस्ट का काम है।
उसके बाद जब ये काम हम आइडेंटिफाइड कर लेते हैं तो स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारा आता है, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे कि स्कूल का एक एग्जांपल मैं लूं आपके साथ, तो वहां पर 3 प्रकार के डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, एक ह्यूमैनिटीज आर्ट्स, एक कॉमर्स, एक आपका साइंस। तो इनमें जो टीचर्स लाई करते हैं, जो टीचर्स आते हैं, उन टीचर्स का एक हम डिपार्टमेंट बना देते हैं कि भाई ये कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ये साइंस डिपार्टमेंट है, ये आर्ट्स डिपार्टमेंट। और उस डिपार्टमेंटलाइजेशन में फिर हम एक एचओडी भी अपॉइंट कर देते हैं, जो बाकी टीचर्स पर कंट्रोल करता है, उनको देखता है, उनकी समस्याओं को सुलझता है, उनकी समस्याओं को हल करता है। और उनको अलग अलग ड्यूटीज हम असाइन कर देते हैं, अलग अलग टीचर्स को अलग अलग ड्यूटीज। कोई अकाउंट, कोई बिजनेस स्टडी, कोई इकोनॉमिक्स, कोई इंग्लिश, इस तरीके की ड्यूटीज हम असाइन कर देते हैं। और ये ड्यूटीज जब असाइन कर दी जाती हैं तो ये थर्ड स्टेप हमारा काउंट होता है। फोर्थ स्टेप में हम ये देखते हैं कि भाई इनमें जो एचओडी है और जो अदर टीचर्स हैं उनके बीच में कैसा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रहेगा। तो एचओडी को हम कुछ पावर्स देकर उसको सीनियर बना सकते हैं, और बाकी जो टीचर्स हैं उनको एज अ जूनियर या सबऑर्डिनेट के तौर पे हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये इस प्रकार का एक प्रोसेस है जिसे हम फॉलो करना, जिसे हमें समझना, जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। सो ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स, एंड द फॉलोइंग स्टेप्स एमर्ज इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, मेरे जो स्टेप आए हैं वो बेसिकली इन 2 डेफिनेशंस के बेस पर आए हैं। थियो हेमन और लुइस एलन ने जो डेफिनेशन दी है उन्हीं में से हमने इन स्टेप्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। इसमें पहला स्टेप अगर आप देखें तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क है हमारा। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान्स। जो पहला स्टेप है इस प्रोसेस का वो है आइडेंटिफाइंग करना, डिवाइड करना काम को इस प्रकार से जो पहले से प्लान डिटरमाइंड है उनके अकॉर्डिंगली हमको काम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एंड वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज, और काम को इस तरीके से बांटा जाए कि वो इसको इजीली मैनेज किया जा सके, सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड, और डुप्लीकेशन से बचा जा सके। एंड बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉइज, और काम का बर्डन हम अलग अलग लोगों में शेयर कर सकें, बांट सकें। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में मैंने बताया कि काम को जैसे बांट लिया, सर्च कर लिया, आइडेंटिफाइड कर लिया, अब उनमें हम सिमिलर नेचर की जॉब्स को मिलाते हैं। सिमिलर नेचर की जॉब, अब इस सिमिलर नेचर की जॉब कौन कौन सी है उनका एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट हम बना देते हैं, पार्टिकुलर एक जो है ब्रांच हम उसकी बना देते हैं। भाई इसमें सारे काम होंगे इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। वंस द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क और एक्टिविटीज, देन दोज एक्टिविटीज व्हिच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप टुगेदर, और उनको एक साथ हम रख देते हैं। एंड दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, और इस ग्रुपिंग प्रोसेस का नाम ही क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है। दिस फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन, जहां पर डिपार्टमेंट बन जाएगा तो वहां स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमें मिलना शुरू हो जाएगा। Department can be created using several criteria as a basis. Example of some most popularly used bases are territory, प्रोडक्ट्स। टेरिटरी में नॉर्थ, साउथ, वेस्ट आ सकता है। प्रोडक्ट में अप्लायंसेस, क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो इनके आधार पर हम डिपार्टमेंट बना देते हैं, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। थर्ड वन स्टेप है हमारा असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज। ए, असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज। देखिए पहला स्टेप हमने पढ़ा दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवाइडिंग द वर्क, दूसरा हमने पढ़ा डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा हमारा पॉइंट है दैट इज ए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड लास्ट वन हम लोग पढ़ेंगे ई दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में क्या करते हैं, जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं उनमें एक पार्टिकुलरली कोई ना कोई डिपार्टमेंटल हेड होगा। उस डिपार्टमेंटल हेड को कुछ पावर्स दी जाएंगी, कुछ ड्यूटीज दी जाएंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी। इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजिशन एंड अकॉर्डिंगली allocate work to various employees. And once the department have been formed, each of them is placed under the charge of an individual. हर एक को कोई ना कोई हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे। Jobs are then allocated to the members of each department in accordance to their
स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। जो उनकी योग्यता होगी, जो उनकी स्किल्स होंगी, उनके अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर देंगे, वर्क को बांटेंगे और उनको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे। एंड देयर आफ्टर अगर हम बात करें, इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। और ऐसा करना क्यों जरूरी है, ताकि इफेक्टिव परफॉर्मेंस निकल कर आ सके हमारे सामने। एंड दैट अ प्रॉपर मैच इज मेड बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ताकि जो जिस व्यक्ति को जिस तरीके का काम आता है उसको उसी तरीके का काम दे सके, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड कर सके, ताकि डुप्लीकेशन ना हो, वेस्टेज कम से कम हो। एंड द वर्क मस्ट बी असाइंड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल। और हम इस तरीके से काम को असाइन करते हैं कि जो उस काम के लिए परफेक्टली फिट हो, वो उसमें एडजस्ट हो जाए। एंड लास्ट वन स्टेप हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उनको हम यहाँ बेसिकली क्या करते हैं, असाइन करते हैं। मैरली अलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ, ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज टू टेक ऑर्डर्स, किससे उसको ऑर्डर लेने हैं, दैट हु विल बी द senior of those persons, who will be the senior of those persons, and for whom they will be as a subordinates, और वो किसके लिए सबऑर्डिनेट का काम करेंगे, and to whom he is accountable. The establishment of such clear relationship helps to create a hierarchical structure and helps in coordination amongst various departments. अब जो ये hierarchical structure है अगर उसके बारे में बात करें तो ये स्ट्रक्चर दो प्रकार का हो सकता है। एक डिविजनल, डिवीजन के तौर पर, और एक फंक्शनल, फंक्शन के तौर पर। हो सकता है हम फंक्शनल तौर पर बांट दें, हो सकता है हम प्रोडक्ट के बेस पे बांट दें। तो ये हमारे बेसिकली फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, देखिए इसको डिस्कस करने से पहले मैं फिर से बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर या हमसे इनडायरेक्ट तौर पर केस बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे पूछ लेगा। वहां पर आपको एक ऐसा डायग्राम बनाकर या अपने हिसाब से जो डायग्राम आप बनाना चाहे बनाकर इसको एक्सप्लेन करना होगा, या इस पार्टिकुलर पॉइंट में जो भी स्टेप्स हमने यूज किए हैं, 4 स्टेप, उनको आपको इस प्रोसेस के थ्रू, इस मेथड के थ्रू याद रखना है, IDAE, और उनको एक्सप्लेन करके दिखाना है। देयर आफ्टर हमारे पास है जो है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, सिग्निफिकेंस हो सकता है ऑर्गेनाइजिंग का। द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मेनली अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हेल्प्स इन सर्वाइवल एंड ग्रोथ। पहला जो इसका इंपॉर्टेंस हो तो है वो ये है कि ये सर्वाइव करने में और ग्रोथ करने में किसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है। एंड इक्विप्स इट टू मीट वेरियस चैलेंजेस, और इसको इस लायक बनाता है कि जो भी इसके सामने चैलेंजेस आते हैं उनको वो इजिली इक्विप कर सके, उनको फेस कर सके। इन ऑर्डर टू एनी बिजनेस एंटरप्राइजेस टू परफॉर्म टास्क एंड सक्सेसफुली मीट गोल्स, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मस्ट बी प्रॉपरली परफॉर्म। तो अगर हमें किसी भी काम को प्रॉपरली परफॉर्म करना है, किसी गोल को प्रॉपरली सक्सेसफुली अचीव करना है, तो जरूरी है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन वहां पर प्रॉपरली परफॉर्म्ड हो, प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड हो। कुछ पॉइंटों से हम इसे समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट जो रोल है इसके, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये बिजनेस एंटरप्राइजेस में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि हमने इसकी प्रोसेस में भी देखा, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे जैसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट वहां पर मिलने शुरू हो जाते हैं। इसमें पहला बेनिफिट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन में, जैसे कि हमने बात की कि ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ जॉब अमंगस्ट द वर्क फोर्स। और जितने भी काम करने वाले वर्क फोर्स है हमारे, उनको हम एक सिस्टमेटिक अलोकेशन करते हैं जॉब का, ताकि जिसकी जैसा इंटरेस्ट होता है उसको वैसा काम दिया जा सके, और वो बार बार रिपीटेडली वही काम जैसे करता जाएगा तो ही विल बिकम स्पेशलिस्ट। वो अपना उस काम के लिए क्या बन जाएगा, स्पेशलिस्ट बन जाएगा, जिससे स्पेशलाइजेशन जो है उनके अंदर डेवलप होगा। दिस रिड्यूस द वर्कलोड एज वेल एज इनहांसेस प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक वर्कर्स। और जब एक व्यक्ति किसी काम में परफॉर्म करने में एक्सपर्ट हो जाएगा तो उससे समय की बचत होगी और काफी हद तक ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में भी वृद्धि होगी, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस भी हमारी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी।
देर आफ्टर अगर हम बात करें सेकंड इंपॉर्टेंस की, तो दैट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इसको भी हम इसके प्रोसेस में से आइडेंटिफाइड करते हैं, जैसे एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ई पॉइंट से। ठीक है, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन के पॉइंट से है। ये क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, जहां पर हम क्लियरली कट ये बता देते हैं भाई कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन सीनियर पर्सन माना जाएगा। तो ये सारी बातें हमें ई पॉइंट एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप से पता लग जाती है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाइज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है दैट कैन बी अ स्केलर चैन। स्केलर चैन हो सकती है जहां पर हमें एक सिस्टम दिया गया है भाई, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन चलेगा या इस तरीके से कम्युनिकेशन चलेगा। एंड स्पेसिफाइज हु इज टू रिपोर्ट टू होम। जो, और ये स्पेसिफाइड होगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। जैसे कि हम ए, बी और सी, ये इस प्रकार से एक जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो सी जो है वो बी के ऑर्डर फॉलो करेगा, बी जो है वो ए के ऑर्डर फॉलो करेगा, ए जो है वो बी को ऑर्डर देगा, बी जो है वो सी को ऑर्डर देगा। इस तरीके से एक प्रोसेस बन जाती है, और ये संबंध होते हैं क्लियरली वर्किंग रिलेशनशिप के। दिस रिमूव्स एम्बिग्यूटी। ये जो है एक प्रकार की जो एम्बिग्यूटी होती है इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रीज। एम्बिग्यूटी का बेसिक मतलब होता है किसी प्रकार का कोई बीच में कोई जो रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, या किसी प्रकार की कोई गलत मैसेज को ट्रांसफर करना हो सकता है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कोई गलती। तो एक प्रकार से एम्बिग्यूटी को ये रिमूव करता है इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फ्लो करने के लिए। एंड इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए हायरार्कियल ऑर्डर, thereby enabling the fixation of responsibility and specification of the extent of authority to be exercised by an individual। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अथॉरिटी उसको जो देते हैं वो इसलिए दी जाती है कि भाई वो अपना स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं, और उसको एक इस तरीके की पावर देती है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए उसके पास एक अथॉरिटी हो। क्योंकि ये जो दो वर्ड है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बेसिकली क्या है, हैंड्स टू हैंड्स चलते हैं। हैंड्स टू हैंड, अगर एक हाथ में हमारे पास अथॉरिटी है, जैसे जैसे वो अथॉरिटी होगी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो ये कभी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, एक दूसरे के साथ चलते हैं। जहां अथॉरिटी होगी वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। अथॉरिटी का सिंपल मतलब है पावर ऑफ गिविंग द ऑर्डर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीधा मतलब है कि हमने किस प्रकार के काम उसको दिए हैं, उनको वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें। थर्ड वन अगर हम देखें, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके प्रोसेस को समझते हैं और उसके इंपॉर्टेंस को समझें, तो उसमें एक इंपॉर्टेंस निकल कर आती है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो पाता है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एज वेल एज रिलेटेड ड्यूटीज, एंड दिस हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स इनेबल्स प्रॉपर execution of work, and management of an enterprise becomes easy, and this brings effectiveness in the administration. So effectiveness in administration is basically depending upon the E part। E part जो एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन है, ये उसी पर बेस्ड है, और उसमें स्पष्ट बताया गया है कि हम वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर करते हैं ताकि काम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जा सके और किसी प्रकार की कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना लगे, और काम इफेक्टिवली इन प्रॉपर मैनर में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर में कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब सारी चीजें प्रॉपरली हमने अरेंज कर ली, सारी चीजें प्रॉपरली हमारी अरेंज हो गई, रिसोर्सेज भी, मटेरियल भी, फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज भी, और जो भी हमें चाहिए बेसिकली, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल मटेरियल, ऑल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रॉपरली उनको यूज कर पाएगा। एंड दिस प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एंड ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ताकि वो जो ऑर्गेनाइजिंग है वो ये भी क्लियर करती है, ये भी इंश्योर करती है कि हम जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज उनको प्रॉपरली एक बेस्ट यूज कर सकें। सो अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स। द ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स, ऑर्गेनाइजिंग इसमें हमारी मदद करती है कि हमारा काम प्रॉपरली हो, कोई डुप्लीकेशन ना हो, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ना हो, उनको कम से कम करने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल की अगर बात करें,
तो दैट इज एम्प्लॉइज। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉइज, जो हमारे यहाँ वर्कर्स काम करते हैं, उनके विकास की तरफ भी ये में लेके चलती है। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल बाय डेलीगेशन ऑफ वर्क टू द स्टूडेंट्स, अब देख टू द सबऑर्डिनेट सॉरी। अब देखिए जो ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग में हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे चल के पढ़ेंगे, जिनमें एक पॉइंट रहेगा हमारा डेलीगेशन का और एक रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन। तो इन दोनों पर हमारी चर्चा होगी, दोनों में कौन सा बेस्ट है, कौन से की जरूरत कब पड़ती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या था ओ, डेलीगेशन ऑफ, हाँ बोलो बोलो। नहीं कुछ नहीं सर, ओके बोल रहा था। ओके, डेलीगेशन ऑफ वर्क टू सबऑर्डिनेट जो है वो हम प्रॉपरली करते हैं तो उससे क्या होता है कि सबऑर्डिनेट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई उसे जो काम दिया गया है वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनता है, वो उसको प्रॉपरली काम करने के लिए जो है अपने आप को जो है ना एक मतलब इस तरीके से फील करता है कि हाँ भाई उसको भी एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है या उसकी भी एक इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में। सो इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज द मैनेजर्स टू रिड्यूस द देयर वर्कलोड एंड बाय असाइनिंग रूटीन जॉब्स टू देयर सबऑर्डिनेट, जो रूटीन के जॉब है वो हम सबऑर्डिनेट को असाइन करके, मैनेजर सबऑर्डिनेट को असाइन करके अपने वर्कलोड को भी यहाँ कम कर सकता है। इट अलाउज द मैनेजर टू डेवलप न्यू मेथड्स एंड वेज ऑफ परफॉर्मिंग टेस्ट टास्क and it gives them the time to explore areas of growth and opportunity to innovate, thereby strengthening the company's competitive position। तो इस तरीके से हमारे सामने क्या होता है, कुछ इंप्लॉइज जिनको हम इस तरीके की डेलीगेशन ऑफ पावर करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो भी इक्विवेलेंट टू मैनेजर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें भी ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है नए नए आइडियाज देने की, नए नए अपने आप को इनोवेट करने की। इट ऑल्सो डेवलप इन सबऑर्डिनेट द एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विद द चैलेंजेस एंड हेल्प देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, और ये उनके अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियल है उसको 100% तक यूज करने में, रियलाइज करने में मदद करता है, जिससे उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है, किनको फेस करने की, चैलेंजेस को फेस करने की, और जो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट होता है वो भी हमारा बढ़ता है, उस वो भी हमारा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दैट इज अडॉप्टेशन टू चेंजेस। अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक मदद ये भी करती है कि जो मार्केट में, जो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हमें ये प्रॉपरली अडॉप्ट करने में हेल्प करती है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज organizational structure to be suitably modified according to the change in the business environment, and it thus provides stability to the enterprises and it can continue to survive and grow in spite of changes। तो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हेल्प करती है कि हम बिजनेस को ग्रो कर पाए, सर्वाइव कर पाए फॉर द लॉन्गर पीरियड बाय अडॉप्टिंग द बाय डेवलपिंग द सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि हम जो बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए हैं उसको प्रॉपरली क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। तो इट हेल्प्स टू अडॉप्टेशन टू चेंजेस आल्सो। एंड लास्ट वन दैट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन और ग्रोथ में देखिए थोड़ा सा फर्क है। ग्रोथ को अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जॉब पोजीशंस है ना, ज्यादा से ज्यादा जो है मतलब एक्सपेंशन में अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जॉब पोजीशंस, डिपार्टमेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट की बात करते हैं। और ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ को हम बेसिकली शामिल करते हैं कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट्स बढ़े, सर्वाइवल की कंडीशंस जो है वो इजी हो जाए। सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस बाय इनेबलिंग इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स टू एंड टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस, यानी कि जो ट्रेडिशनल वेज हैं उनसे निकलकर वो साइंटिफिक वेज की तरफ चल पड़े, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, ग्रो कर सके। इट अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइजेस टू ऐड मोर जॉब पोजीशन, departments and even diversify their product lines, and new geographical territories can be added to current areas of operation, and this will help to increase customer base and sales and profit, etc. So it helps to expand and grow the organization। So this is all about for today's topic। हमने जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा आउटव्यू देखें तो हमने ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस के बारे में पढ़ा, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को समझा, जिसको हमने याद किया IDEE, इन चार वर्ड से, ये चार वर्ड आपने याद रखने हैं। एंड देर आफ्टर हमने देखा कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आप इनको याद रखने के लिए इनके पहले पहले अक्षर उठा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बनाया है, दैट इज सैड सी गोवा, सैड सी गोवा। तो सैड सी में जो ये वर्ड है पहले पहले ये हमने उठाए हैं,
इनको आप याद कर सकते हैं, जैसे स्पेशलाइजेशन है, अडेप्टेशन टू चेंजेस है, या फिर जो हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल है, या फिर हम बात करें क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप है, या हम बात करें ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। एंड देर आफ्टर अगर हम ए की बात करें तो ए क्या है हमारा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो 7 पॉइंट हैं इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे इन पर, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं 11 क्वेश्चन, ये प्लस ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं ये। तो कल का टॉपिक हमारा इन क्वेश्चनों पर रहेगा। एज वेल एज थोड़ा सा अगर अगर हम आगे चलेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि भाई जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। तो इस पर अगर समय लगेगा तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कल की क्लास का टाइमिंग भी नियर अबाउट 8:15 PM ही रहेगा। ठीक है, ओके सर। देन ओके। अगर यहाँ पर कोई बात आपको पूछनी है, समझनी है, तो आप पूछ सकते नो हैं। नो सर। अदरवाइज अगर सब क्लियर है देन देर इज नो प्रॉब्लम, आप क्लास को व्यू कर सकते हैं। और ओके सर। रिक्वेस्ट है उन सभी से जो इस क्लास को देख रहे हैं, चाहे किसी भी वक्त देख रहे हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैक्सिमम अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी ओके। मच। बाय सर। बाय बाय, टेक केयर।